बांसु पीजी कॉलेज बांसु बीए बीएससी पार्ट थर्ड सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है। एशिया के अंदर आज सोइल का अध्ययन करेंगे। तो एशिया महाद्वीप में मिट्टी का अत्यधिक महत्व पाया जाता है, क्योंकि जिस देश या राष्ट्र में जितनी अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी होती है। अब एशिया के अंदर यदि मिट्टी की परिभाषा का अपन अध्ययन करें तो परिभाषा होती डॉक्टर बेनेट के अनुसार मिट्टी भूतल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के अंशों के योग से बनती है। अब ये जो मिट्टी का जो निर्माण होता है, मिट्टी का विकास मुख्यतः दो चरणों में होता है। अब इसमें जो प्रथम जो चरण है, इसमें तो जो मूल सेल है उस मूल सेल में अपक्षय की क्रिया होती है। अब अपक्षय की क्रिया के अंदर रासायनिक भौतिक क्रियाएं होती हैं। रासायनिक भौतिक क्रियाओं के कारण सेल के जो कण होते हैं कमज़ोर ढीले होकर अपने स्थान पर बिखर जाते हैं। तो ये सेलों का जो चूर्ण होता है चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो, यही मिट्टी के निर्माण का एक आधार बनता है और इसे रेगोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगोलिथ। जो सेल के छोटे छोटे बारीक जो कण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? रेगोलिथ कहा जाता है। तो ये प्रथम चरण में मिट्टी का विकास। द्वितीय चरण में मिट्टी का जो वास्तविक जो विकास है होता है रेगोलिथ के निर्माण के पश्चात आवरण प्रस्तर की दरारों में पौधों की जड़ें प्रविष्ट होती हैं और पौधों के भोजन के लिए कैल्शियम फास्फोरस आदि आवश्यक खनिजों को ग्रहण करने लगती है। तो इन पौधों को जब पशु चरते हैं खाते हैं, ये खनिज पशुओं के शरीर में पहुंचते हैं। मृत पशुओं और पौधों के मिट्टी में विलीन हो जाने पर ये खनिज पुनः मिट्टी में वापस पहुंच जाते हैं। इस मिट्टी के चक्र में क्रियाशील रहने तथा पुनरावृत्ति से मिट्टी का क्रम से विकास होता है। तो इस प्रकार से ये मिट्टी का जो विकास होता है दो चरणों में होता है। तो द्वितीय चरण के अंदर जो पौधे होते हैं इनकी प्रस्तरों के अंदर विकसित होते हैं, पशु इनको चरते हैं, चरने के बाद में इनका भी जीवन काल होता है, जीवन काल मृत हो जाते हैं, मृत होने के बाद ही मिट्टी में पुनः विलीन हो जाते हैं। तो इस मिट्टी चक्र के क्रियाशील रहने तथा पुनरावृत्ति से मिट्टी का क्रम से क्या होता है? विकास होता है। तो एशिया में मिट्टी का जो वितरण है, अब इसमें एशिया में मिट्टी जो प्रभावित होती है जलवायु, इसका धरातलीय स्वरूप, सेल संरचना, प्राकृतिक वनस्पति आदि में विविधताएं पाई जाती हैं और इन विषमताओं के कारण इसके विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का पाया जाना स्वाभाविक है। एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली मिट्टियों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। तो पहला तो है कटिबंधीय सुस्तरीय मिट्टियाँ, दूसरा है अंतःकटिबंधीय एवं अपार्श्विक मिट्टियाँ। तो अब कटिबंधीय सुस्तरीय जो मिट्टियाँ होती हैं, इस प्रकार की मिट्टियाँ जलवायु कटिबंधों के अनुसार पाई जाती हैं। किसके अनुसार पाई जाती हैं? जलवायु कटिबंधों के अनुसार पाई जाती हैं। पूर्ण विकसित मिट्टी होती है। इसमें खनिज एवं जैव पदार्थों की उपस्थिति के अनुसार इनको भी दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला है पेडाल्फर मिट्टियाँ। अब पेडाल्फर जो मिट्टियाँ होती हैं, इस पेड प्लस एल, तो पेड का अर्थ मिट्टी और एल का अर्थ एल्युमिनियम और एल प्लस फेरस। तो इसमें पेडाल फर, तो एल का अर्थ एल्युमिनियम और एफ का अर्थ फेरस, एफी का अर्थ लोहा की मात्रा पाई जाती है। तो ये मिट्टियाँ मुख्यतः वन प्रदेश, लंबे घासों वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो इन मिट्टियों का भी वर्गीकरण किया गया है। तो पोडजोल जो मिट्टी होती है, अब ये पोडजोल मिट्टी साइबेरिया के टैगा वन प्रदेश में पाई जाती है। अब इस क्षेत्र में क्या जलवायु की क्या विशेषताएं होती हैं कि दीर्घ शीत ऋतु होती है, लघु ग्रीष्मकाल के कारण इस क्षेत्र में कोणधारी या संकुल वन पाए जाते हैं। पौधजालिक प्रक्रिया क्रियाशील होती है और जैव तत्व कैल्शियम इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। इसमें एल्युमिनियम और फेरस का अनुपात अधिक पाया जाता है। तो इसको अस्तरीय जो परत पाई जाती है उसकी गहराई 30 सेंटीमीटर होती है, जिन जैव पदार्थ भू सतह के नीचे 5 सेंटीमीटर तक ही पाए जाते हैं। तो इस मिट्टी के अंदर जीवांश का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। जीवांश का अभाव होने के कारण ये मिट्टी उपजाऊ
नहीं होती। दूसरी मिट्टी होती है पाटजालिक मिट्टी। अब ये पाटजालिक जो मिट्टियाँ होती हैं टैगा वन प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। कौन से भाग में पाई जाती हैं? टैगा वन प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई। इसमें पाटजालिकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। ठंडक अपेक्षाकृत कम होने से यहाँ जीवाणु अधिक मिलते हैं। मिश्रित चौड़ी पत्ती सड़ गल करके मिट्टी में जैविक पदार्थ या जीवांश के अनुपात को बढ़ा देती है, इसलिए ये जो मिट्टी है पाटजालिक मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। और इसमें पाटजालिक मिट्टी से मिलती जुलती होने के कारण इसको पाटजालिक मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है लेटराइट मिट्टी। यह इस मिट्टी के अंदर लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब लेटराइजेशन जो प्रक्रिया होती है उष्णार्द्र भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों में निर्मित होती है। तो इस मिट्टी में अपक्षालन की क्रिया होती है। तो इस मिट्टी की जलवायु के क्षेत्र में तापमान भी अधिक होते हैं और वर्षा की मात्रा भी क्या होती है? अधिक होती है। अब इस मिट्टी को पाटजालिक या लेटोजोलिक मिट्टी चौथे नंबर की होती है। ये जो मिट्टी होती है इस मिट्टी के अंदर पाटजालिक लेटोजोलिक दोनों क्रियाएं सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं। तो पाटजालिक लेटोजोलिक जो मिट्टी होती है वो लंबी घास वाले प्रदेश में पाई जाती है जहां अपेक्षाकृत आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब यहाँ पर लेटलाइज और पाटलाइजेशन दोनों क्रियाएं विभिन्न अनुपात में क्रियाशील होती हैं। पाटजालिक तथा लेटराइट मिट्टी वाले प्रदेशों के मध्य पाटजोल और लेटराइट मिट्टी से मिलती जुलती मिट्टी पाई जाती है, जिसके आधार पर इसको पाटजालिक या लेटोजोलिक कहते हैं। वर्षा अधिक होने पर इस मिट्टी के अंदर अपक्षालन की जो क्रिया होती है वो अधिक तेज होती है और तेज होने के कारण इसके जो जैविक तत्व होते हैं या खनिज जो होते हैं घुल करके नीचे की सतहों में चले जाते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहाँ पर नीचे के जो खनिज जो तत्व होते हैं वो मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार इस मिट्टी की विशेषताएं पाई जाती हैं। पाटजालिक और लेटोजोलिक मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद में टुंड्रा मिट्टी आती है। अब ये टुंड्रा मिट्टी का जो विस्तार होता है एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है और इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी यूराल पर्वत से लेकर पूर्व में बेरिंग सागर तक यह भाग अधिकांश हिमाच्छादित रहता है। यह भाग क्या रहता है? अधिकांश हिमाच्छादित रहता है। तो बर्फ से ढके रहने के कारण इस क्षेत्र में जैविक क्रियाएं नहीं हो पाती, रासायनिक क्रियाएं भी नहीं हो पाती है क्योंकि तापमान तो कम पाए जाते हैं और धरातल जो है बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु होती है लघु होती है, उस ऋतु के अंदर ही कुछ छोटी प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या होती है? विकसित होती है। अब इस मिट्टी के ये मिट्टी दलदली रूप में भी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर नाइट्रोजन जीवांश तत्वों का भी अभाव पाया जाता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है पेडोकोल मिट्टियाँ। अब पेडोकोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसमें PD प्लस कॉल, तो इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और यह मिट्टी कम वर्षा वाले प्रदेशों में विकसित होती है। इसमें केशिका क्रिया के परिणाम स्वरूप जल के साथ कैल्शियम चूना पदार्थ निचले स्तर से उठकर ऊपर आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत शीतोष्ण घास वाले प्रदेश जो स्टेपी या अर्धशुष्क प्रदेश में विकसित होने वाली मिट्टियाँ सम्मिलित होती हैं। अब पेडोकोल वर्ग में जो सम्मिलित जो मिट्टियाँ होती हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है: चरनोजम, भूरी स्टेपी और मरुस्थलीय मिट्टी। अब ये चरनोजम जो मिट्टी होती है यह मिट्टी शीतोष्ण कटिबंधीय छोटी घास मतलब स्टेपी घास के मैदानों में पाई जाती है। इसे चेस्टनट के नाम से भी पुकारा जाता है। यह काले और भूरे रंग की मिट्टी होती है। अब ये जो चरनोजम जो मिट्टी होती है इस मिट्टी के अंदर ए स्तर की जो गहराई होती है वो 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें हुमस जो तत्व पाए जाते हैं
वो क्या पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और बय स्तर की जो गहराई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, और इसमें चूने की जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है। तो यह मिट्टी उपजाऊ होती है गेहूं की कृषि के लिए। किसकी कृषि के लिए? गेहूं की कृषि के लिए अधिक उपजाऊ होती है। तो ये कौन सी मिट्टी होगी? चरनोजम मिट्टी। इसके बाद में आती है भूरी स्टेपी मिट्टी। यह चरनोजम मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी के मध्यवर्ती भागों में पाई जाती है, इसलिए इस मिट्टी को चरनोजम मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी जाना जा सकता है। अब ये जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी के अंदर दोनों चरनोजम और मरुस्थलीय मिट्टी की मिली जुली विशेषताएं होती हैं, और इस मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है इन दोनों मिट्टियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसके बाद में तीसरे नंबर जो आती है मरुस्थलीय मिट्टी है। यह मरुस्थलीय मिट्टी उष्ण मरुस्थल में विकसित होती है, जहाँ वर्षा तो कम होती है और तापमान क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। तो एशिया में इस मिट्टी का जो विस्तार है अरब के मरुस्थल से लेकर के ईरान, अफगानिस्तान, थार, गोबी आदि मरुस्थलों में ही पाए जाते। इस मिट्टी के अंदर उत्क्षालन की क्रिया होती है। अब उत्क्षालन की क्रिया में क्या होते हैं कि तापमान अधिक होते हैं, तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की क्रिया होती है। इससे नीचे बय स्तर के जो खनिज जो तत्व होते हैं ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। अब ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है, इसके बाद में दूसरे नंबर की जो मिट्टी होती है अंतःकटिबंधीय अपार्श्विक मिट्टियाँ होती हैं। अब ये जो मिट्टियाँ जो बनती हैं नदी, पवन, हिमनदी आदि अपरदन के कारकों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मिट्टियाँ एक स्थान पर स्थायी नहीं रह पाती, जिसके कारण इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। विभिन्न स्तरों में विकसित नहीं हो पाने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में लाए गए खनिज पदार्थ, जैव पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जिसे उर्वरक होती हैं। लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी को इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस वर्ग की प्रमुख जो मिट्टियाँ होती हैं उसमें प्रमुख है जलोढ़ या काम मिट्टी। अब नदी द्वारा अवसादों के निक्षेप से निर्मित मिट्टी को जलोढ़ या काप मिट्टी कहते हैं। नदी के निक्षेपों से निर्मित मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ या काप मिट्टी कहा जाता है। अब ये जो काप मिट्टी जो होती है यह परतदार मिट्टी है, जिसकी रचना अवसादों के क्रमिक जमाव से होती है। किसके आधार पर होती है? क्रमिक अवसादों के जमाव से होती है। आयु के आधार पर इस मिट्टी को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो नूतन जलोढ़ मिट्टी। अब ये नूतन जलोढ़ जो मिट्टी होती है नदियों के डेल्टाई भाग तथा बाढ़ के मैदानों में मिलती है, जहाँ पर प्रतिवर्ष मिट्टी की नई परत जमा होती रहती है। यहाँ पर जैसे जैसे नदी आती है उसमें बाढ़ आती है, बाढ़ के साथ अवसाद उसके किनारों पर प्रतिवर्ष एक परत के रूप में क्या होते हैं? जमा होते रहते हैं। तो इस मिट्टी जो कण होते हैं महीन होते हैं, जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है, हुमांस या जैविक जो तत्व होते हैं उसकी मात्रा अधिक होती है, ये मिट्टी उपजाऊ होती है। इस मिट्टी को नूतन जलोढ़ को खादर भी कहते हैं। इसके बाद में दूसरी जो मिट्टी होती है पुरातन जलोढ़ मिट्टी। अब ये पुरातन जो जलोढ़ मिट्टी होती है नदी के समीपवर्ती भाग में पाई जाती है, जिसका निर्माण काफ़ी समय पहले मतलब खादर से पहले नदियों के निक्षेप से हुआ है। ऊंचाई के कारण अब नदियों की बाढ़ का जल उन पर नहीं पहुंच पाता है। जब इसकी ऊंचाई अधिक हो जाती है तो वहाँ पर नदी की बाढ़ का जल उन पर नहीं पहुंच पाता है। तो इस मिट्टी के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। तो भारत में सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि, इराक में दजला, फरात, चीन में हांगू, यांगटी सिक्यांग, शिक्यांग इत्यादि, म्यांमार में इरावदी आदि नदियों की घाटी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नूतन जलोढ़ और पुरातन जलोढ़ दोनों प्रकार की मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं और जलवायु के अनुसार विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती हैं। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार आता है वो है वायुड या लोइस मिट्टी। वायुड या लोइस यह वायु के निक्षेप से निर्मित मिट्टी है, जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल कणों के निक्षेप से निर्मित मिट्टी को वायुड मिट्टी कहते हैं। इनमें लोइस मिट्टी की अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब ये जो लोइस मिट्टी होती है
इस मिट्टी का जो निर्माण होता है मरुस्थलों से उड़ाकर लाए गए दो धूल कण कुछ दूर स्थानों के पश्चात नीचे बैठने लगते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र में उनकी जमा होते रहने से लोइस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। अब लोइस के कण अत्यंत बारीक होते हैं, इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। लोइस प्राय पीले रंग की होती है जिसमें क्वार्टज, अभ्रक, फेल्सपार, कैल्साइट आदि खनिज पाए जाते हैं। सिंचाई की सुविधा होने के कारण लोइस अधिक उपजाऊ सिद्ध होती है। अब ये लोइस मिट्टी के अंदर जो पीला रंग होता है उसका कारण ये है कि इस मिट्टी के अंदर लोहांश की मात्रा अधिक होती है। लोहांश ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है जिससे उसका रंग कैसा हो जाता है, पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। सिंचाई की सुविधा होने पर लोइस अति उपजाऊ सिद्ध होती है। लोइस का जो विस्तार होता है वो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में है। कहाँ पर पाया जाता है, चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। अब ये जिसका निर्माण मध्य एशिया के जो मरुस्थलीय भागों से उड़ाकर लाए गए धूल कणों के निक्षेप से हुआ है। चीन में लोइस लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है जिसकी गहराई 100 से लेकर के 300 मीटर तक है। अब ये हिमोड मिट्टी जो है तीसरे नंबर पर कौन सी है, हिमोड मिट्टी। अब ये हिमोड जो मिट्टी है उत्तरी साइबेरिया के अंदर यत्र पाई जाती है। अब इसमें जो हिमनद होते हैं वो अपने साथ बहाकर लाई गई मलबा का जमाव घाटी के विभिन्न भागों में होता है। निक्षेप पदार्थों में छोटे छोटे शैलखंड हो सकते हैं, बजरी हो सकती है, रेत हो सकती है, मृत्तिका आदि सम्मिलित होते हैं। इस मिट्टी के अंदर स्तर नहीं पाए जाते हैं। यह मिट्टी हिमानी प्रवाहित उत्तरी साइबेरिया में ही यत्र तत्र पाई जाती है। तो ये कौन सी मिट्टी होगी, हिमोड मिट्टी। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र में पाई। किसके द्वारा निर्मित होती है, हिमनद के द्वारा निर्मित होती है। इसके बाद में चौथे प्रकार की जो मिट्टी है उसको बोलते हैं रेगर मिट्टी। ये मिट्टी काले रंग की होती है। अब इसकी जो उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुए लावा द्वारा निर्मित बैसाल्ट शैल के अपक्षय से हुई है। अब भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में इस मिट्टी का विस्तार गुजरात से लेकर कर्नाटक तक पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है, गुजरात से लेकर कर्नाटक तक पाया। अब इस मिट्टी का जो उपनाम है वो काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन, इस मिट्टी के अंदर कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। अब इस मिट्टी की विशेषता होती है कि जल से मिलने पर मिट्टी बहुत मुलायम हो जाती है किंतु सूखने पर क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है और इसमें गहरे दरारें पड़ जाती हैं। सूखने पर कठोर हो जाती है, गहरी दरारें पड़ जाती है। जब गीली होती है तो इसमें मुलायम हो जाती है। तो इस मिट्टी के कण भी जो होते हैं अत्यंत बारीक होते हैं। मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार की मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगड़ मिट्टी कहा जाता है। तो ये अपन एशिया महाद्वीप में मिट्टियों का वर्गीकरण किए। आप इसको एक अपन मानचित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जा रही है। तो ये एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं तो इसमें पहला ये जो क्षेत्र है टुंड्रा मिट्टी का क्षेत्र है। कौन सी मिट्टी का क्षेत्र है, टुंड्रा मिट्टी का क्षेत्र है। ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है कौन सा है, टुंड्रा मिट्टी का क्षेत्र है। ये उत्तरी क्षेत्र के अंदर ये टुंड्रा मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में इसके ये पौडजोल मिट्टी का विस्तार है जो कोणधारी वन क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद में ये चर्नोजम मिट्टी का क्षेत्र है। इसके बाद में ये चेस्टनट मिट्टी का क्षेत्र है। इसके बाद में ये मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में ये काली मिट्टी या लावा से निर्मित जो क्षेत्र है, लावा लेटराइट मिट्टी ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में पाई जाती है। ये पीली मिट्टी का विस्तार है और ये पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है। कौन सी मिट्टी का क्षेत्र है, पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र हैं नदियों के द्वारा निर्मित तटीय क्षेत्रों के अंदर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।